टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा, जिनकी मेहंदी उतरवाने की बात नरेश मीणा ने की थी, तो क्या अब संभागीय आयुक्त जो जांच करने के लिए आए हैं, तो संभागीय आयुक्त से टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने नरेश मीणा की शिकायत की है क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। और नरेश मीणा को लेकर अपनी पार्टी लाइन से हटकर प्रहलाद गुंजल ने फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आदिवासियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा चुप क्यों हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सचिन पायलट की सादगी की अब हर कोई चर्चा कर रहा है, क्यों चर्चा कर रहा है, और हरीश मीणा या नरेश मीणा, सचिन पायलट किसके साथ हैं, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर के अंदर किसानों के हक में आकर लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर कंपनी को झुका दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जो बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से मिली है, उसकी भी इस खबर के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। आज विस्तार से नरेश मीणा मामले पर पूरी चर्चा करेंगे और आगामी नरेश मीणा को लेकर क्या लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समरावता की उस घटना को फिर से आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा समरावता में थप्पड़ कांड हुआ था और तब से लेकर आज तक बीच में एसटी आयोग की एंट्री हुई। उनसे पहले किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो जवाहर सिंह बेडम के साथ वहां पर पहुंचे थे, उसको लेकर, और अब संभागीय आयुक्त की एंट्री हुई है 2 महीने बाद इस मामले को लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से संभागीय आयुक्त जो अजमेर के संभागीय आयुक्त हैं महेश चंद्र शर्मा, वो टोंक में पहुंचे हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये समरावता कांड क्यों हुआ। हम सबको पता है कि समरावता के लोग जो 2500 मतदाता हैं, वो मतदान का बहिष्कार करके इसलिए बैठे थे ताकि उनका उपखंड बदलवाने की जो मांग है वो पूरी कर दी जाए। लेकिन अब इसी मामले को लेकर नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो उनके साथ आकर बैठ जाते हैं और वो चाहते हैं कि कलेक्टर सौम्या झा वहां पर आए और लिखित में उनको आश्वासन मिले। और कलेक्टर सौम्या झा की मेहंदी उतरवाने की जो बात है, वो भी नरेश मीणा के द्वारा की गई थी, लेकिन कलेक्टर सौम्या झा वहां पर नहीं पहुंचती है और एसडीएम अमित चौधरी जो है वो जबरन 3 वोट वहां पर डलवाते हैं। और इसी बात का जैसे ही पता चलता है तो हो जाता है टोंक के अंदर थप्पड़ कांड। लेकिन अब यह थप्पड़ कांड तक तो सही था, लेकिन अब जो समरावता गांव जला, समरावता गांव के लोगों के साथ में जो बर्बरता की, इसको लेकर प्रहलाद गुंजल हो या फिर नरेश मीणा के समर्थक हो, उन्होंने पूरी तरह जो है वो टोंक के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, टोंक की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। पहले टोंक के प्रशासन की कैसे गलती थी, उन्होंने कहा कि एसडीएम अमित चौधरी की गलती थी कि साहब उन्होंने जबरन वोट डलवाया था और इसी मामले को लेकर नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा था। लेकिन जो भी मामला हो, किसी को ये हक नहीं होता है कि वो किसी कर्मचारी पर इस तरीके से थप्पड़ उठाए, हाथ उठाए और थप्पड़ मार दे। अब इसी मामले को लेकर शाम तक नरेश मीणा तो गिरफ्तारी देने के मूड में थे नहीं, लेकिन अब पुलिस चाहती थी कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया जाए। मतदान जैसे ही समाप्त हुआ तो वैसे ही नरेश मीणा को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नरेश मीणा को गाड़ी में भी बिठा लिया गया, लेकिन समरावता गांव के लोग और नरेश मीणा के समर्थक जबरन पुलिस से नरेश मीणा को गाड़ी से उतार कर ले गए। उसके बाद वहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसके बहाने से वहां पर एकत्रित लोग होते और इसी मामले को लेकर रात्रि जो वहां पर कई ऐसे कार्यक्रम जो लोकगीत वगैरह और इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वहां पर भनक लग चुकी थी कि अब पुलिस से जबरन नरेश मीणा को छुड़ा कर लाया गया है। नरेश मीणा को छुड़ाने की भी वजह यह थी कि नरेश मीणा के अनुसार और उनके समर्थकों के अनुसार जो लोग वहां पर रात्रि कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उसमें जो खाना आ रहा था और जो बिस्तर आ रहे थे, उनकी गाड़ियां पुलिस के द्वारा रोक ली गई थी। और उसी मामले को लेकर नरेश मीणा अपने कुछ समर्थकों के द्वारा वहां पर गए जहां पर उनकी गाड़ियां रोकी गई थी, तो पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया और उनके समर्थक जबरन उन्हें छुड़ाकर वहां से लिया है। उसके बाद नरेश मीणा को पुलिस पकड़ना चाहती थी, लेकिन नरेश मीणा रात्रि के समय वहां पर नहीं थे। वहां से जो पुलिस है उसके मुताबिक नरेश मीणा वहां से भाग ली। अब कहां गए थे नरेश मीणा पता नहीं, लेकिन इसी को लेकर नरेश मीणा ने अपना पक्ष रखा था कि मैं वहां पर जब ये सब मामला चल रहा था तो पुलिस के द्वारा मिर्ची बम और आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे थे, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था और कुछ महिलाएं, इस तरह की अफवाह भी उड़ी थी कि नरेश मीणा महिलाओं के कपड़े पहनकर वहां से फरार हो गए थे। लेकिन नरेश मीणा के अनुसार वो फरार नहीं हुए थे, जबकि वहां के लोग उनको बेहोश होने के बाद गांव में किसी घर में जाकर छुपाते हैं। लेकिन नरेश मीणा वहां से निकल चुके थे और उसके बाद पुलिस और गांव के लोग जो हैं वो आमने सामने हो गए।
और इसी मामले को लेकर प्रहलाद गुंजल जो हैं उन्होंने कहा है कि पुलिस ने लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं, समरावता गांव के लोगों के साथ बर्बरता की है। पूरी रात समरावता जल उठा और जैसे ही सुबह होती है नरेश मीणा वहां पर पहुंचते हैं और नरेश मीणा कहते हैं कि मैं आ गया, अब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कुछ ही घंटे बीतते हैं और नरेश मीणा का मन बदल जाता है। क्यों बदलता है पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी नहीं देना चाहता। लेकिन अब प्रशासन था, उन्हें तो नरेश मीणा को हिरासत में लेना था, लिहाजा उन्होंने बल प्रयोग करते हुए अनाउंस किया कि गांव का कोई भी लोग बीच में नहीं आएगा। और यही करते हुए मीडिया के सामने नरेश मीणा को पल भर में टोंक जिला प्रशासन के साथ जो भी तमाम जाब्ता वहां पर लगाया हुआ था वो पकड़कर नरेश मीणा को ले जाते हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि माहौल बिगड़े नहीं इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाता है और उसके बाद भेज दिया जाता है जेल के अंदर। अब जेल के अंदर जैसे ही नरेश मीणा पहुंचते हैं उसके बाद लगातार नरेश मीणा और नरेश मीणा के जो साथी वहां पर पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुल 62 लोग जो हैं वो जेल भेजे गए थे। इसमें 61 लोगों की अब तक जमानत हो चुकी है। इसी को लेकर लोग अलग अलग तरीके अपनाने लगे और लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि नरेश मीणा के साथ जो लोग हैं वो छूटने चाहिए। अब इसी को लेकर प्रहलाद गुंजल जो है वो तो बाद में उनकी एंट्री होती है, लेकिन उससे पहले सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में जो मामला हुआ, पूरी रात जो भी वहां पर जो पूरी घटना हुई थी उसका जायजा लेते हैं और फिर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जो एक डेलीगेशन समरावता गांव का है उसको जयपुर में बुलाते हैं, बाकायदा मुलाकात भी करवाते हैं। कई बार गर्म भी होते हैं किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि समरावता गांव के लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे थे उनके मुताबिक। अब इस मामले को लेकर जब उन्हें आश्वासन मिल जाता है, न्यायिक जांच की बात भी कर दी जाती है, लेकिन गांव वालों के मुताबिक उनके साथ किसी तरह का कोई न्याय नहीं हुआ और जो न्यायिक जांच की बात जो की गई थी और आश्वासन मिला था सरकार के नुमाइंदों के द्वारा वो भी पूरा नहीं हो रहा था। लिहाजा कई तरह के उन्होंने प्रदर्शन भी किए और उसके बाद एक महापंचायत का आयोजन किया गया सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में। और चौथ का बरवाड़ा की इस महापंचायत में प्रहलाद गुंजल ने हुंकार भरते हुए सरकार को चेताया, सरकार को अल्टीमेटम दिया और कहा कि जल्दी नरेश मीणा के साथी जो निर्दोष जेल के अंदर बंद हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अब इसी मामले को लेकर जब कुछ नहीं होता है तो नगरपोट के अंदर जो टोंक जिले में है वहां पर महापंचायत का आयोजन करवाया जाता है और सरकार को 10 जनवरी का अल्टीमेटम दिया जाता है। लेकिन 10 जनवरी से पहले समरावता गांव के इस कांड के अंदर जो भी लोग जेल के अंदर बंद थे, कुल मिलाकर पूरे 61 लोगों को इस मामले में जमानत मिल जाती है, लेकिन नरेश मीणा उसके बाद भी जेल के अंदर बंद रहते हैं। अब इसी को लेकर 10 जनवरी वाला वो प्रोग्राम जो है, जो इनका प्लान था, वो स्थगित हो जाता है क्योंकि 61 लोगों की जमानत हो जाती है। लेकिन इसी मामले को लेकर फिर इस पूरे मामले में एंट्री होती है एसटी आयोग की। एसटी आयोग के सदस्य निरुपम चकमा जो हैं वो अपनी टीम के साथ समरावता गांव के अंदर पहले टोंक के अंदर पहुंचते हैं। तो टोंक के जिला परिषद सभागार के अंदर तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक लेते हैं। टोंक के एसपी विकास सागवान और जिला कलेक्टर सौम्या झा उनका स्वागत करती हैं और उसके बाद कई घंटों तक ये बैठक चलती है। और इस बैठक के अंदर निरुपम चकमा के द्वारा, जो उनकी टीम के द्वारा, वहां से सारे सबूत लिए जाते हैं, सबके बयान लिए जाते हैं और सारी चीजों को खंगाली जाती है कि आखिर थप्पड़ कांड अपनी जगह था, लेकिन ये समरावता कांड क्यों हुआ, ये साजिश किसने रची। बड़ी बात एसटी आयोग के सदस्य निरुपम चकमा के द्वारा ये भी कही गई कि इस मामले को, ये समरावता कांड को टाला जा सकता था, ये बात उन्होंने भी कही। और पहले भी लगातार हम भी इसकी चर्चा कर रहे थे और जो भी पत्रकार साथी हैं वो यही चर्चा कर रहे थे। नरेश मीणा कहीं जाने वाले थे नहीं, रात के समय इस तरीके का हुड़दंग मचाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सुबह ये काम किया जाता तो शायद वो रात वाला कांड जो है वो होने से टल सकता था। और यही बात एसटी आयोग के जो सदस्य हैं निरुपम चकमा, उन्होंने की कि ये समरावता कांड को टाला जा सकता था। अब जो हो गया सो हो गया। इसी मामले को लेकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर थे, तो दूसरे दिन समरावता गांव के अंदर पहुंच गए। अब समरावता गांव के अंदर जैसे ही एसटी आयोग के सदस्य निरुपम चकमा अपनी टीम और प्रशासन के साथ पहुंचे तो गांव वालों ने भर भर के जम कर शिकायत की। एसडीएम अमित चौधरी की भी शिकायत की, चित्रा मीणा ने भी वहां पर शिकायत की कि उनसे जबरन वोट डलवाया गया था और इसी जबरन वोट डलवाने के बाद ये पूरा थप्पड़ कांड हुआ था। सबके बयान ले लिए, सारे साक्ष्य उन्होंने जुटा लिए हैं और उसके बाद समरावता गांव के लोगों ने तो नरेश मीणा को निर्दोष बताया है और सबसे ज्यादा दोषी अगर किसी को ठहराया तो टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा, एसपी विकास सागवान और सबसे ज्यादा शिकायत एसडीएम अमित चौधरी की गई। खैर वो रिपोर्ट तैयार हो गई, अब वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद इस मामले को लेकर क्या नया खुलासा होता है वो हम सबके सामने होगा। लेकिन 2 महीने के बाद
अब जब केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा एसटी आयोग को यहां पर भेजा जाता है तो गांव वाले उस जांच में पूरा सहयोग करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं और अपने बयान भी दर्ज करवाते हैं। लेकिन उसी के बाद तुरंत जो है वो संभागीय आयुक्त जो हैं महेश चंद्र शर्मा, उनको राज्य सरकार की ओर से भेजा जाता है इस मामले की जांच करने के लिए, संभागीय आयुक्त से जांच करवाने के लिए कि आखिर ये पूरी घटना क्या थी। अब इस घटना को लेकर जांच करवाने के लिए जैसे ही संभागीय आयुक्त वहां गए तो सर्किट हाउस में 2 घंटे तक बैठे रहे। तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात थे और जो इस घटना से जुड़े हुए थे, जिनकी ड्यूटियां थी, सभी अधिकारियों से बातचीत की, सबके बयान भी दर्ज किए और उसके बाद इंतजार था कि समरावता गांव का भी कोई अगर व्यक्ति और इस घटना से जुड़ा कोई भी आदमी अपना स्टेटमेंट अगर देना चाहता है तो वो दे सकता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इस जांच के अंदर समरावता गांव के अंदर ना संभागीय आयुक्त गए और ना जो समरावता गांव के लोग हैं वो सर्किट हाउस में आके संभागीय आयुक्त के पास अपना बयान दर्ज नहीं करवाए। इसी को लेकर जब सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा और संभागीय आयुक्त ने कहा है कि कोई भी अपना स्टेटमेंट अगर दर्ज करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो हम समरावता गांव जाएंगे, लेकिन समरावता गांव के लोगों के मुताबिक अगर संभागीय आयुक्त को जांच करनी है तो समरावता में आना होगा और उसके बाद हम सारी बातें बताएंगे कि आखिर क्या है। लेकिन यहाँ से कोई भी सर्किट हाउस नहीं जाएगा और हुआ भी वही, कोई भी सर्किट हाउस नहीं गया और संभागीय आयुक्त जो है वो अपनी जांच करके जो भी अधिकारी और कर्मचारियों के बयान दर्ज करने थे वो करके वहां से बैरंग लौट गए। एक तरीके से समरावता गांव के लोगों के बिना बयान दर्ज किए। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जांच जारी है, कोई अगर अपना स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसको फ्रीडम है, वो दे सकता है। लेकिन अब इसी जांच के अंदर एक मामला ये हो गया कि प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस के नेता हैं, अपनी पार्टी लाइन से हटकर वो लगातार नरेश मीणा वाले मामले में समरावता लोगों के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये जांच नहीं है, ये संभागीय आयुक्त से जांच है, इसमें सिर्फ ये पूरा जो मामला है उसको बंद करने चाह रहे हैं, उस पर पर्दा डालना चाह रहे हैं, इसलिए संभागीय आयुक्त की जांच करवाई जा रही है। इस तरीके के आरोप प्रहलाद गुंजल ने लगाए और प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के समर्थकों के साथ जयपुर आए और जयपुर के अंदर उन्होंने सरकार को साफ तौर पर 24 जनवरी का अल्टीमेटम दे दिया। अब 31 जनवरी से राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, लिहाजा इस समय पर इस तरीके का कोई भी मामला नहीं हो। और यही समय क्यों चूज किया गया है प्रहलाद गुंजल की ओर से? क्या 24 जनवरी को जयपुर के अंदर फिर से एक नई रणनीति तैयार की जाएगी या फिर 24 जनवरी को नरेश मीणा और समरावता के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कुछ प्रोटेस्ट जो है वो प्रहलाद गुंजल की ओर से किया जाएगा, नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा किया जाएगा? क्योंकि 24 जनवरी का अल्टीमेटम मिला है और 31 जनवरी से राजस्थान के विधानसभा का बजट का जो सत्र है उससे पहले की ये तारीख जो है उसका ऐलान कर दिया गया। खैर, अब आने वाले समय में 24 जनवरी को देखना होगा कि समरावता गांव को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ नरेश मीणा के समर्थक और प्रहलाद गुंजल करते हैं, क्योंकि जब वो पार्टी लाइन से हट चुके हैं और उन्होंने तो किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी कहा है, जैसे खबर के शुरुआत में हमने कहा कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, ऐसी बात लोग कर रहे हैं, तो फिर किरोड़ी लाल मीणा खामोश क्यों हैं? अब किरोड़ी लाल मीणा को लेकर हम बात करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा हर किसी मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा सिंधिया की मुलाकात हुई है, ये भाजपा के 2 राजस्थान के कद्दावर नेता हैं जो खामोश नजर आ रहे हैं और कुछ भी नजर आ रहे हैं। क्या आश्वासन इन लोगों को मिला है, क्यों कुछ नजर आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को लेकर प्रहलाद गुंजल ने भी कहा है कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है तो फिर वो क्यों खामोश हैं? बाबा आदिवासियों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उनके समरावता के उनके भाइयों के साथ इस तरह का हुआ है तो आखिर ये सब क्यों नहीं हो रहा? अब ये अपने अपने विचार हैं सब नेताओं के कि वो किसका समर्थन करेंगे, किसका साथ देंगे, नहीं देंगे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की तो एंट्री इस मामले में शुरुआत में ही हो गई थी। वो किरोड़ी लाल मीणा ही थे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए वहां पर जाकर उस मामले का जो है पूरी घटना का जायजा लिया और उसके बाद समरावता गांव के लोग और सरकार के बीच तालमेल बिठाने का जो है पूरा प्रयास किया। अब वो तालमेल नहीं बैठा है, वो बात अलग है, क्योंकि समरावता गांव के लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब इस मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कहेंगे पता नहीं, लेकिन अब सचिन पायलट की सादगी को लेकर चर्चा करते हैं और सचिन पायलट नरेश मीणा के साथ हैं या हरीश मीणा के लोग इस तरह का सवाल करते हैं। अब देखिए भाई, नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी काम किए हैं, सचिन पायलट के भी समर्थक रहे हैं और समय समय पर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा ने भी उनका साथ दिया है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में है, सचिन पायलट कांग्रेस में है और नरेश मीणा अब निर्दलीय हो चुके हैं। सचिन पायलट ने समरावता गांव की घटना को लेकर प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा है कि समरावता गांव के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। बोले हैं सचिन पायलट तो इस मामले को लेकर, क्यों नहीं बोले हैं?
लोग कह रहे हैं कि नहीं, नरेश मीणा के हक में नहीं बोले, जब वो समरावता गांव के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसको गलत ठहरा रहे हैं, तो सचिन पायलट तो मुखर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नरेश मीणा को लेकर ये मामला न्यायालय का है, सचिन पायलट इस पर नहीं बोले हैं। अब चर्चा करते हैं सचिन पायलट की सादगी को लेकर। सचिन पायलट की सादगी की चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है कि कोई भी अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक जाता है तो इतनी चर्चा होती नहीं है, लेकिन सचिन पायलट जैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के अंदर जाते हैं तो हर कोई उनकी चर्चा करने लग जाता है। अब इस बार जो मकर संक्रांति के मौके पर वहां पर पहुंचे तो एक तो सचिन पायलट ने कहा कि मैं तो खुद ही पायलट हूं, उड़ता हूं, इसलिए पायलट हूं। तो इसको लेकर भी लोग सियासी मायने निकाल रहे हैं कि 2028 को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि आने वाले समय में पायलट जो कांग्रेस पार्टी के हैं वही रहेंगे। सचिन पायलट की सादगी की भी चर्चा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उसमें राहुल गांधी ने जितने भी नेता तैयार किए थे, अधिकतर जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। नेता निखरते कांग्रेस से हैं, बनते कांग्रेस से हैं और फिर जाकर बैठ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सचिन पायलट नेता हैं जो अभी तक भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं और आगामी तैयारियों में हैं कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाता है। अब सचिन पायलट एक फोटो के अंदर जमीन पर बैठकर गांव के लोगों के साथ में खाना खा रहे हैं। आमतौर पर जो भी बड़े नेता हैं वो इस तरीके से आपको फोटो में नजर नहीं आएंगे, लेकिन सचिन पायलट जो गांव के लोगों के साथ नीचे जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, उनकी फोटो वायरल है और हर कोई उनकी सादगी की चर्चा कर रहा है। यही सादगी है, यही दीवानगी है, इसलिए सचिन पायलट के साथ एक बड़ा कारवां चलता है। सचिन पायलट की सादगी साफ तौर पर झलकती है और सचिन पायलट जैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। यही एक नेता के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो इतनी बड़ी लोकप्रियता सचिन पायलट ने कमाई है, वो लोकप्रियता उनकी पूंजी है और इस पूंजी को कमाने के लिए बहुत वक्त लगता है। सचिन पायलट कैसे इस सफर तक, कैसे इस मंजिल तक पहुंचे, वो खुद सचिन पायलट जानते होंगे। कैसे एक साधारण सचिन जो छोटी सी उम्र में राजनीति में उनकी एंट्री हुई और आज पक्के जो सचिन पायलट बने हैं वो कैसे बने हैं, उनको पता है। ये सादगी का ही सादगी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से सचिन पायलट हर कोई नहीं बन सकता। अब लौटते हैं रविंद्र सिंह भाटी की ओर। रविंद्र सिंह भाटी के बाड़मेर में एक मुद्दा कुछ दिन से गर्म है कि एक हाई टेंशन लाइट को लेकर किसानों के बीच और कंपनी के बीच बन नहीं रही। बनने की वजह यही है, नहीं बनने की वजह कि लोग चाहते हैं कि उनके खेतों में होकर जो हाई टेंशन की लाइट जाएगी तो उनकी जो जमीन जाएगी उसको लेकर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अब इस मुआवजे को लेकर रविंद्र सिंह भाटी लगातार जो है किसानों के साथ में अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कंपनी को भी झुकना पड़ा है। 3 उपखंड अधिकारियों की टीम एक बनाकर लगातार जो है पूरे सबूत लेकर पूरी चीजें गांव वालों से बातचीत करके और कैसे कम्युनिकेशन एक बनाया जाए उस कंपनी के बीच में और गांव के लोगों के बीच में। जिला कलेक्टर जो टीना डाबी हैं उनके नेतृत्व में वहां पर लोग गए हैं और वहां पर उपखंड अधिकारियों की चर्चा हुई है और प्रशासन भी इस मामले पर फूंक फूंक के पाँव रख रहा है, क्योंकि अगर इस मामले में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए प्रशासन भी सजग है और किसी भी तरीके से अब इसमें मोटी मोटी जो बात अभी तक सामने आई है कि किसानों को डीएलसी की रेट पर 2 गुना देने की बात। अब जैसे 15-20 हज़ार रुपये वहाँ की ज़मीन की रेट है और 30-40 हज़ार रुपये उनको डीएलसी रेट के हिसाब से दिए जाएंगे, तो किसानों की तरफ से तो मना है कि भाई इतनी सस्ती दर में तो हम हमारी ज़मीन देने वाले नहीं हैं। अब इसी को लेकर तालमेल बिठाने का प्रयास जो है वो प्रशासन के बीच, वो जो प्रशासन है वो गांव वालों के बीच और कंपनी के बीच में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल तक पूरा तालमेल नहीं बैठ पाया है। लेकिन इतना है कि रविंद्र सिंह भाटी के वजह से जो उन्होंने किसानों का साथ दिया है उसमें कहीं ना कहीं जो कंपनी है और उसको प्रशासन को झुकना पड़ा है। उनको भी लगने लगा है कि गांव के लोगों की मांग जायज हो सकती है, लिहाजा इस मामले को लेकर प्रशासन को जो है वो तरीके से काम लेना चाहिए और वैसा ही चल रहा है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के डिप्टी सीएम को मिली है। क्या जिम्मेदारी मिली है? स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली है। स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दिल्ली के चुनाव में मिली है और जैसे ही स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो अभी नहीं पहुंचे, लेकिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद बैरवा हैं वो दिल्ली में जाकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और भजनलाल शर्मा जिस तरीके से एक साल में काफ़ी शुरू में लोग चर्चा कर रहे थे कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी हैं बदल जाएंगे, लेकिन अब तो पक चुके हैं भजनलाल शर्मा। और उनके पकने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के परिणाम, देखिए सेना कितनी बड़ी हो युद्ध लड़ती है, लेकिन अगर हार और जीत होती है तो श्रेय सेनापति को जाता है। तो सेनापति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और उनके नेतृत्व में लोकसभा का जो चुनाव लड़ा गया था
लोकसभा के चुनाव में तो करारी हार बीजेपी की हुई है। 11 सीटों पर 10 वर्ष के बाद बीजेपी को डायरेक्ट नुकसान हुआ है कि 2014 के अंदर राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, 2019 के अंदर भी 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, लेकिन 2023 के जो माफ कीजिए 2024 के जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बड़ा झटका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो उस वक्त भी लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई भजनलाल शर्मा फेल हैं, लेकिन उसमें सिर्फ भजनलाल शर्मा नहीं बाकी काफी नेताओं का श्रेय रहा होगा। हार और जीत में सभी नेताओं का श्रेय रहता है, तो अकेले भजनलाल शर्मा के ऊपर ऐसा नहीं है, लेकिन सेनापति हैं लिहाजा उनको भी श्रेय जाना चाहिए। और उसके बाद राजस्थान में जब उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव के अंदर 7 में से 6 सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अब लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा को बनाया है पक चुके हैं और 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहकर ही राजस्थान का विकास करेंगे और राजस्थान को नए विकास के आयामों तक ले जाने के लिए अथक प्रयास जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किए जाएंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है स्टार प्रचारकों की, लिहाजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली में जाएंगे और अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अब उनके जाने से वहां कितने वोट वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जुटा पाते हैं ये बात अलग है। प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर प्रयास करेंगे और आने वाले समय में अब नरेश मीणा को लेकर इस बात का हमें इंतजार रहेगा कि जिस तरह का अल्टीमेटम दिया गया है प्रहलाद गुंजल की ओर से 24 तारीख का, और उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि बहुत बुरी अन्याय जो है वो की है समरावता गांव के लोगों के साथ। तो आने वाले समय में 24 तारीख को क्या रणनीति बनती है, जिस तरह का अल्टीमेटम दिया है उसका इंतजार रहेगा। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।